हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RCT एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम CDP का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, शायद आप सभी को ज्ञात होगा कि सीटेट के एग्ज़ाम को एक अच्छे से क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना कितना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो उसी प्रीवियस ईयर का आज हम 30 क्वेश्चन लिए हैं। दोस्तों, बाल विकास को यानी पैडागोजी जितने भी हैं, पैडागोजी से आपके लगभग 90 नंबर के आपके पैडागोजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150 में। तो पैडागोजी को आपको एक करने का एक तरीका होता है, एक ट्रिक होता है, जिस ट्रिक को अगर आप समझ गए तो आप ऑप्शन को देखते ही ऑप्शन छांट के आप आंसर निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर आप रटिएगा तो रट करके आपकी अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। सो एक ट्रिक होता है, तो एकदम बिल्कुल ट्रिक के साथ आज इस वीडियो में आप बने रहिए। आपका सारा समस्या सॉल्व हो जाएगा। आज के बाद आप पैडागोजी को देखते ही एकदम ऑप्शन टिक कर देंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि मैं एकदम बेस्ट तरीक़ा से इस चैनल पे हर रोज़ सीटेट से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। तो चलिए आज की क्लास को मैं स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। दोस्तों, वीडियो अगर क्लियर नहीं दिखा रहा होगा तो आप YouTube के सेटिंग में जा कर के थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, 240 या 360 कर दीजिएगा, क्वालिटी बेस्ट तरीके से दिखाई देगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का उदाहरण है। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है कि एक पैर पर संतुलन करना। सेकेंड ऑप्शन है कि एक मटर को उंगलियों से दबाना, किताब के पन्ने पलटना। और एक चौथा ऑप्शन है आपका कि पेंसिल पकड़ना। क्या है? पेंसिल पकड़ना। दोस्तों, स्थूल कौशल कहने का मतलब हुआ, स्थूल कौशल कहने का मतलब हुआ कि जिस कौशल में हमें बड़े मांसपेशियों का यूज होता है। किसका? बड़े मांसपेशियों का यूज होता है। जैसे हम एक पैर पर संतुलन बनाना, यानी एक पैर पर जो हम खड़ा होंगे, एक पैर पर जो खड़ा होंगे तो हमारे बड़े मांसपेशियों का यूज होगा, अर्थात इसका जो ऑप्शन होगा वही वन ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड में करा एक मटर की उंगलियों से दबाना, तो मटर को जो उंगली से दबाएंगे तो ये आपका सूक्ष्म कौशल का उदाहरण हो जाएगा। दोस्तों, कौशल दो होते हैं, एक स्थूल कौशल और एक होते हैं आपका सूक्ष्म कौशल। क्या होते हैं? एक होते हैं सूक्ष्म कौशल होते हैं। तो सूक्ष्म कौशल में क्या होता है कि छोटे मांसपेशियों का यूज होता है। जैसे एक मटर को उंगली से दबाएंगे, किताब के पन्ने को पलटेंगे, ये सभी आपका सूक्ष्म कौशल के उदाहरण है। वही करा कि एक पैर पर संतुलन करना, एक पैर पर संतुलन करना, ये कह सकते, ये सब स्थूल कौशल के उदाहरण है जिसमें बड़ी मांसपेशियां का यूज होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। तो विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? तो अनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, किसी व्यक्ति का केवल अनुवांशिक ढांचा, केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक, न तो वंशानुगत और न ही पर्यावरणीय कारक। दोस्तों, ये क्वेश्चन में देख लीजिए, सबसे ऑप्शन देख करके ही पता चलता है। देखिए, केवल वाली बात जहाँ आ जाए, केवल वाली बात, केवल वाला ऑप्शन आपका गलत होता है। ठीक है, न तो वंशाणु और ना ही पर्यावरण, ये भी ऑप्शन गलत है। यानी फर्स्ट में कह रहा है, क्वेश्चन था कि विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। तो विकासात्मक परिवर्तन जो परिणाम है वो अनुवांशिकता और पर्यावरणीय परिस्थितियों का क्या है? अनूठा संगम है, अर्थात ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि 2 से 6 वर्ष की अवधि को कहा जाता है। दोस्तों 2 से 6 वर्ष की अवधि को जो कहा जाता है वो आपका जो कहा जाता है 2 से 6 वर्ष की अवधि को प्रारंभिक बचपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रारंभिक बचपन। दोस्तों शैशवा अवस्था आपका 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। प्रारंभिक बचपन 2 से 6 वर्ष की। मध्य बचपन को कह सकते हैं, यानी 6 से 12 वर्ष कह सकते हैं। और किशोरा अवस्था 12 से कितने? 18 वर्ष, है ना। तो ये चीज़ होती है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों 2 से 6 वर्ष की अवधि को प्रारंभिक बचपन कहते हैं, अर्थात सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। ठीक है। इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। बिल्कुल सही बात है, यानी ए और आर दोनों सही है, दोनों, और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पाँच नंबर, प्रश्न में कह रहा है कि पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान कह सकते हैं, और मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। पुनर्बलन के बारे में पियाजे ने नहीं बताया। पुनर्बलन जो है एक नकारात्मक पुनर्बलन को ये BF स्किनर ने बताया। पियाजे द्वारा ये 3 बात कहे गए हैं, कहा गया है, अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा, यानी सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। और दोस्तों जीववादी कहने का मतलब हुआ कि जीववादी गुण बच्चे में तब आता है, जीववादी का अर्थ है कि बालक विश्वास करता है, जीववादी का अर्थ है कि बालक का विश्वास है कि वस्तुएं इसलिए जीवित है क्योंकि उनमें क्या है? गति है। तो ये वाली भावना जो आते हैं बच्चे में, वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक आपका 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है और संवेदी चालक 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें आपको बच्चा अपना जो है सो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, अपने मांसपेशियों के माध्यम से इसमें सीखता है। और पूर्व संक्रियात्मक में जीववादी विचारधारा बच्चों में आते हैं, और मूर्त संक्रियात्मक में यानी मूर्त वस्तुओं से बच्चा सीखता है ना। तो आपका सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो भाषा के बारे में, भाषा को सबसे महत्वपूर्ण जो मनोवैज्ञानिक माने हैं वह है आपका लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भाषा को बच्चों के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका बताया गया है। वाइगोत्स्की का मानना है कि पहले भाषा का विकास होता है और फिर विचारों का, जबकि पियाजे का मानना है कि पहले बच्चों में विचार आता है फिर भाषा आती है। ठीक है ना। तो किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो सीखते हैं तो क्या प्रतियोगिताओं के द्वारा,
प्रतियोगिता के द्वारा बच्चे नहीं सीखेंगे। कभी भी बच्चों में कंपटीशन नहीं करना है, प्रतियोगिता वाली बात निगेटिव है। साथियों के साथ बातचीत करके, बिल्कुल सही बात है। पुरस्कार के लिए प्रयास करने और दंड से बचकर, पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बच करके, इससे भी बच्चे जो है सो नहीं सीखेंगे। उद्दीपन, प्रकृति, अनुबंधन से भी, ये ऑप्शन भी आपका गलत है, अर्थात साथियों के साथ बातचीत करके। सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, जब वो बातचीत करते हैं। क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। बाल केंद्रित कक्षा में निष्क्रिय वाली बात तो निगेटिव है, ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं, केवल निष्क्रिय, केवल वाली बात गलत। ब्लैक बोर्ड ये भी नहीं होगा, अर्थात इसका जो होगा फर्स्ट ऑप्शन आपका, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे क्या होते हैं? ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए हैं। थोड़ा पर यहाँ निष्क्रिय सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। सेकेंड वाली ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित युग्म है? सजा और आज्ञा अभिविन्यास कानून तय नहीं अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। किसी क्रिया के भौतिक परिणाम यह निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा है या बुरा। इस ऑप्शन का सही ऑप्शन हो जाएगा इसका, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना। दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदित अर्जित करने का मतलब है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की बच्चों में समाज, परिवार, बच्चा समाज और परिवार विद्यालय में स्वीकृति पाने के लिए क्या करता है? उसमें अस्वीकृति से दूर रहने और स्वीकृति पाने की अभिप्रेरणा तीव्र होती है, जिससे वह समाज या परिवार में प्रशंसा प्राप्त करना चाहता है। इसलिए वह क्या करता है? एक दूसरों के आगे भला बनने की कोशिश करता है और अच्छा लड़का अच्छी लड़की कहलाने की कोशिश में लगे रहता है। यही बात है, आपका सही सुमेलित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, कहता है हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों के विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं। माने हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में प्रकृतिवादी बुद्धि वाले व्यक्ति जो होते हैं वो वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजातियों सुंदरता को पहचान सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो सिफारिश करती है, क्या बहुभाषावाद को सिफारिश करती है, एक भाषावाद को, पाठ्यक्रम का मानकीकरण वाला बात तो आपका गलत है, मूल्यांकन का मानकीकरण ये भी गलत है, एक भाषावाद नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो सिफारिश करती है वो बहुभाषावाद को सिफारिश करती है, यानी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती है और इनके अनुसार व्यवहार करती है। यह किसका उदाहरण है? दोस्तों यह जो उदाहरण है वो जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। टीचर को ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए, ये जेंडर पक्षपात का उदाहरण है ना। इस उदाहरण से यह पता चलता है कि टीचर जो कर रहा है वो यानी कि जेंडर पक्षपात कर रही है शिक्षिका, है ना। यानी शिक्षिका का व्यवहार महिला और पुरुष के विभाजन को व्यक्त करता है और वह एक विशेष तरह से व्यवहार को महिलावादी व्यवहार में वर्गीकृत कर देती है। इसलिए वो क्या कर रही है? तो जेंडर पक्षपात कर रही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिकथन दिया हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ करके यानी कि इसका ऑप्शन टिक करना है। शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए।
कारण है क्योंकि कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चों की प्रगति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। सही विकल्प चुनें। तो इसका ए और आर दोनों सही है और सही आर सही व्याख्या करता है ए का। बिल्कुल सही बात है। चूँकि शिक्षकों को बच्चों को आकलन करने में विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक विधियों का उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या होगा, क्योंकि क्लास में हर तरह के बच्चे मौजूद होते हैं तो सभी को यानी एक साथ सिखाने के लिए अलग अलग तरह के मेथड का विधियों का उपयोग करना चाहिए। इसीलिए कि शिक्षक को विभिन्न आकलन तकनीक और विधियों को विभिन्न तरीके से बताना चाहिए। इसलिए ए और आर ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा पहला। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है। यानी प्रश्न आपका निगेटिव है। कह रहा है कि छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं और वहाँ कैसे पहुँचे। शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है और रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। इसका ये ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये ऑप्शन तुलना करने वाली बात है, ये निगेटिव ऑप्शन है और हमें निगेटिव ही खोजना था, अर्थात इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है। तो समावेशी शिक्षा के लिए क्या लचीला शिक्षा शास्त्र जरूरी है, आगम्य इमारत, आगम्य मानसिकता या फिर मानकीकृत पाठ्यक्रम। मानकीकृत पाठ्यक्रम वाली बात गलत है। आगम्य इमारत ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। आपका लचीला शिक्षा शास्त्र जरूरी है समावेशी शिक्षा के लिए। शिक्षा शास्त्र के लिए लचीला शास्त्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सभी विद्यार्थियों को एक ही तरीके से एक ही विषय वस्तु को सिखाया जाएगा तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि क्लास में कई तरह के बच्चे होते हैं, विभिन्न तरह के बच्चे होते हैं। इसलिए क्लास में शिक्षक को लचीला शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी दिव्यांग सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। तो चुनौतियों का जो कारण बनती है वो आत्मकेंद्रिता या स्वलीनता। क्या बनती है? आत्मकेंद्रिता या स्वलीनता या फिर पठन वैफल्य, गुणज वैफल्य, गतिमान दिव्यांगता। क्वेश्चन में क्या निम्नलिखित में से कौन दिव्यांगता सामाजिक संचार चुनौतियों का कारण था? दिव्यांग से संबंधित है तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा कि आत्मकेंद्रिता स्वाधीनता। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करती है? विविधता को महत्व देना। विविधता का तो बिल्कुल महत्व देंगे क्योंकि विविध तरीके से पढ़ाएंगे तभी बच्चे सीख पाएगा। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन गलत है। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? प्रासंगिक होना चाहिए। प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ये भी सही ऑप्शन है। और एक ऑप्शन है मानकीकृत परीक्षण, ये वाली बात भी गलत है। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विविधता को महत्व देना। विविधता को महत्व देना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने से प्रावधान करने से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? तो श्रवण बाधित छात्र, दृष्टि बाधित छात्र, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री का जो हम विभिन्न तरीके से अलग अलग तरीके से उसका जो क्लास में उसका यूज करेंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे तो उससे क्या मदद मिलेगी बच्चों में? तो श्रवण बाधित बच्चे भी सीख पाएंगे, उसमें दृष्टि बाधित छात्र भी सीख पाएंगे, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र भी सीख पाएंगे और दिव्यांग गतिमान वाले छात्र भी सीख पाएंगे। अर्थात इसका सभी ऑप्शन सही है। अर्थात जिस ऑप्शन में चारों होगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अर्थात ये पहला वाला चौथा ऑप्शन में आपका चारों है, यही आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? गुणज बेफल कैलकुलेटर का प्रावधान, यानी कैलकुलेटर से संबंधित, गुणज बेफल करने का मतलब जिसको गणना संबंधित यानी कि समस्या है तो कैलकुलेटर का ही ना प्रावधान करेगा। पठन बेफल लंबे लिखित कार्य सौंपना, ये भी गलत है। पठन बेफल से संबंध है कि जब पढ़ने में कठिनाई होगा तब पठन विफल होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि श्रवण दोष ऑडियो टेप देना। श्रवण दोष को ऑडियो टेप नहीं देंगे, बल्कि उसको श्रवण दोष है, यानी वो सुनने में उसको बाधा है, तो थोड़ी ऑडियो टेप से तो समझ नहीं पाएगा, उसको वीडियो टेप देंगे, अर्थात ये भी ऑप्शन गलत है। 4 में कह रहा है कि दृष्टि हानि चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध करना। जिसको दृष्टि बाधित है जिसको दृष्टि बाधित हानि है यानी दिखाई नहीं दे रहा है, तो चित्र वाली पुस्तक भी उसको दिखाई नहीं देगा। उसको पढ़ाने का तरीका है कि उसको ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाएंगे, अर्थात ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है गुणज बेफल कैलकुलेटर का प्रावधान, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? तो बिना बोझ का नकल करना, करके सीखना, निष्क्रिय रूप से सुनना, रटकर याद करना। रटकर याद करना, रटने वाली बात 100% गलत, निष्क्रिय वाली बात 100% गलत, करके सीखना बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका फिर आगे अभिकथन वाला, कह रहा है कि अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। तर्क है कि अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, बच्चे समाज के साथ अंतः क्रिया करके इंटरेक्ट करके बच्चे सीखता है, अर्थात ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? कक्षा में गतिविधि जो होता है उसको सार्थक बनाने में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? उसे असंबंधित खंडों में विभाजित करना चाहिए, विभाजित बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना चाहिए, क्या अस्पष्ट नहीं, उसे स्पष्ट निर्देश देना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत है। उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत तो नहीं करेंगे, नहीं, उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना। उन्हें क्या करेंगे? एक उचित संदर्भ में स्थित करेंगे, अर्थात चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी शैक्षिक पद्धतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती है? तो नहीं वाली बात है। फिर क्वेश्चन आपका निगेटिव है, तो आंसर तो निगेटिव ही जाएगा। तो पहला ऑप्शन आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन, छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार और परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ। तो ऑप्शन तो निगेटिव पूछ रहा है, तो कठोर वाली बात तो निगेटिव है, अर्थात इसका चौथा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल तरह से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, अर्थात यही 4 ऑप्शन जो होगा वो चौथा ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक शिक्षिका द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो विषय वस्तु को उनके दैनिक यानी दिनचर्या जो है उसका दैनिक जीवन है उससे जोड़ करके जब पढ़ाएंगे, वातावरण के साथ उसको इंटरेक्ट करके पढ़ाएंगे, तो बच्चा चीज़ों को अच्छे से समझ पाएगा, सीख पाएगा, है ना। बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं। बच्चे कुछ न कुछ अनुभव लेकर के अपने परिवार से सीख करके जाते हैं, जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। नहीं तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे, बच्चे को पढ़ाई से उब महसूस होगा, 1 से 2 दिन के बाद बच्चे क्लास नहीं जाएंगे, अर्थात इसका सही ऑप्शन होगा कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है 26 नंबर कि निम्नलिखित में कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने एवं स्वमूल्यांकन करने की समझ की जांच करने में मदद करता है? विसरण, अनुकृति, अधिसंज्ञान, रटकर याद करना। क्वेश्चन पॉजिटिव है, रटकर याद करना तो बिल्कुल
गलत है। विस्मरण करना भी गलत है, हम स्मरण करेंगे ना कि विस्मरण करेंगे। इसका जो होगा सही ऑप्शन वो होगा अधिसंज्ञान। अधिसंज्ञान कहने का मतलब होता है, अधिसंज्ञान कहने का मतलब होता है, संज्ञान से तात्पर्य है कि आत्मज्ञान। जब कोई व्यक्ति कह सकते हैं कि किसी के बारे में कुछ जानने या समझने का प्रयास करता है तो उसे ही हम अधिसंज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों की अवधारणा यहाँ पर जो है सो किसी भी बच्चा जब किसी चीज़ पर चिंतन करता है, उस पर जानने का प्रयास करता है, तो वह स्वयं उन गुणों अवगुणों को जानने का प्रयास करता है और वह जो है सो उस चीज़ के बारे में जान पाता है। तो स्वमूल्यांकन करने के लिए उसको क्या करना होता है, अधिसंज्ञान करना होता है, अर्थात इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बच्चों में भ्रांतियाँ होना है। तो बच्चों में जो भ्रांतियाँ होता है वो एक प्राकृतिक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक विद्यार्थी को अधिगम असहायता महसूस कर रहा है। वह बच्चा अधिगम असहायता महसूस कर रहा है, यानी सीखने में वह सीखने में कह सकते हैं कि सक्षम नहीं है, वो पढ़ना नहीं चाहता, तो सीखने में बेहतर उत्साह दिखाएगा, वो उत्साह तो दिखाएगा नहीं। महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान तो देगा नहीं। और अगला ऑप्शन है उन्हें प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, वो किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देगा। शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। जब उसको पढ़ने में यानी कि रुचि ही नहीं है, अलगाव रखना चाहता है, तो क्या करेगा, शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। प्रश्न एक बार और देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा था कि एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है, यानी सीखने में वो असमर्थ है, वो क्या करेगा, वो शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा, अर्थात फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक प्रेरणा दो होते हैं, एक आंतरिक प्रेरणा और एक होता है आपका बाह्य प्रेरणा। क्या होता है, एक बाह्य प्रेरणा और एक आंतरिक प्रेरणा होता है, ठीक। तो रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, नकद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना, पुरस्कार जीतने के लिए खेल में भाग लेना और माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना। तो यहाँ पर आंतरिक प्रेरणा की बात हो रही है। तो रुचि के कारण जब बच्चा कोई भाषा को सीखेगा तो वही तो आंतरिक प्रेरणा होगी। नकद इनाम जीतना, ये तो बाह्य प्रेरणा हो गया। बाहरी से उनको एक लालच है कि नकद इनाम जीतेंगे, इसलिए वो अगर वो जो है सो चित्रकारी करना सीख रहा है, तो अर्थात ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में, ये सभी बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। किसका, बाह्य प्रेरणा का। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है, अर्थात ये तीन ऑप्शन गलत है। पहला है रुचि के कारण सीखना, तो रुचि के कारण जब सीखेगा तो उसको आंतरिक अभिप्रेरणा होगा, तभी तो रुचि के कारण किसी चीज़ को सीखेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट 30 नंबर, कि अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है। तो पर्यावरणीय जो अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, क्या रवैया है, प्रेरणा है, व्यक्तिगत लक्षण है या फिर विद्यालय है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा विद्यालय। क्या होगा, विद्यालय जो है वो अधिगम को प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय कारक है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।